अंग्रेज कमांडरों द्वारा। विलियम हटसन नाम का एक कमांडर है जो पुनः आता है और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करता है, उसके 3 बेटों का कत्ल करता है और उनके तीनों के सर पेश करता है। बहादुर शाह जफर के सामने, और बहादुर शाह जफर को देश निकाला मिलता है 1858 में, और उनको रंगून भेज दिया जाता है उनकी बेगम के साथ, जीनत महल के साथ। और वो आखिरी वक्त अपना 1862 में उनका इंतकाल हो जाता है, वो वहीं बिताते हैं। और ऐसी जबरदस्त गजलें लिखते हैं जो इतिहास के पन्नों पर अमर हो चुकी हैं। न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, और जाने कितनी गजलें वो लिखते हैं जो दिल दिल को छू जाती हैं आज भी। उन पर बहादुर शाह की शख्सियत पर एक अलग से हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तब वो बताएंगे उनकी पूरी शख्सियत के बारे में, क्या शख्सियत थी। अभी तो एक प्रतीकात्मक रूप से क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हमने उनकी शख्सियत का थोड़ा सा संक्षेप में जिक्र किया। इसी तरह की बड़ी शख्सियत नाना साहब पेशवा हैं जो खुद योद्धा भी हैं, खुद संग्राम में उतरते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कथाएं तो हमारे बच्चों ने सुनी होंगी जरूर, विद्यार्थियों ने। जिन्होंने 34 साल की उम्र पाई, सिर्फ 34 साल की उम्र में उनका अंतकाल हो गया, और वो वीरांगना थी, महावीरांगना थी वो। और उन्होंने घुटने नहीं टेके। बाद में उनका कत्ल हुआ, हीरोज ने उनको मार दिया। हीरोज नाम का एक कमांडर है कंपनी का, लॉरेंस नाम के कमांडर्स ने भी यहाँ पर बहुत जुल्म ढाया। विलियम हटसन का नाम अभी मैंने सुना। ऐसे कितने कमांडर्स हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस बगावत का, इस विद्रोह का, इस म्यूटनी का, कुछ भी नाम दें, अलग अलग नाम लोगों ने दिए हैं इसको, लेकिन हम लोग इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ही नाम से पुकारते हैं। यही है इसका असली नाम, क्योंकि ये एक मुकम्मल एक एक प्रथम लड़ाई थी जो हिंदुस्तान ने मिलकर लड़ी। इसमें जमींदार भी हैं, वो बेदखल जमींदार भी हैं जिनको अंग्रेज लोग बेदखल करते थे, ताल्लुकेदार, क्योंकि वो पूरा रेवेन्यू उनको वसूल करके नहीं देते थे, क्योंकि वो तो सिर्फ लूटने आए थे हिंदुस्तान को, और तो कोई उनका मकसद था नहीं। व्यापार करने आए थे, फिर वो लुटेरे बन गए, हाकिम बनकर लुटेरे बन गए। उन्होंने इंडस्ट्री नष्ट कर दी पूरी की पूरी, हमारी हैंडीक्राफ्ट। वो सब लोग भी किसान बनने पर विवश हुए। उन्होंने सारा कपड़े का हमारा उद्योग नष्ट कर दिया, अपना कपड़ा लाने के लिए मैनचेस्टर से लाखों लोग बेरोजगार कर दिए गए। बहुत ही दुर्दांत और दुर्दम्य और दुखद दास्तान है ये। ये जो दास्तान है ब्रिटिश राज की, बाद में ये बगावत के बाद सीधे ब्रिटिश हुकूमत में चला गया। अभी तो यहाँ कंपनी की हुकूमत थी जिसको रॉयल चार्टर के तहत अधिकार दिया गया था हिंदुस्तान पे व्यापार करने का और हुकूमत करने का बाद में। और वायसराय बाद में आया 1857 के बाद। ये पूरा का पूरा राज सीधे ब्रिटिश किंग के हाथों में चला गया, ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में चला गया। पहले इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था जब ये कंपनी का नुमाइंदा होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तरह से इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो बहुत सारे कारण हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है पीजेंट डिस्कंटेंट। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा समर्थन मिला किसानों का, और सही मायने में ये किसान विद्रोह है। ये किसानों द्वारा लड़ा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम है वस्तुतः। वो भले ही वर्दी में लड़ रहे थे किसानों के बेटे, या किसान सीधे हाथों में हथियार लेकर ब्रिटिश राज को खत्म कर रहे थे। दूसरा भूमिका जो इसके महानायक वस्तुतः किसान हैं। किसान और किसानों के बेटे जो सोल्जर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं, मंगल पांडे हैं उनमें, माता दीन वाल्मीकि हैं, मेरठ कैंटोनमेंट के अंदर बहुत बड़े नायक बनकर उभरे हैं वो भी। बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम है, मैं कहता हूँ। श्यामल जाट का मैंने अभी नाम लिया आपको, जो बहुत बड़े किसान विद्रोही हैं, किसान क्रांतिकारी हैं।
बहुत बड़ी बैटल्स होती हैं गांव गांव में, लाखों लोग फांसियों पर लटका दिए जाते हैं, लाखों लोग, लाखों किसान, अनगिनत। ब्रिटिश इतिहासकार ही मानते हैं करीब करीब 3 लाख किसानों और सैनिकों का कत्ल किया उन्होंने। बहुत सारे अंग्रेज भी मारे गए, अंग्रेज फौज तो ज़्यादा नहीं थी क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी की फौज थी वो 2.5 लाख थी करीब, और उसमें 90% इंडियन सोल्जर्स थे, जो भारतीय मूल के जो सैनिक थे, जिनको बाहर भी भेजा जाता था लड़ने के लिए कई बार, और लेकिन उनको सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था। जब वो बाहर भेजे जाते थे तो उनको स्पेशल अलाउंस भी नहीं मिलता था जब बाहर तैनाती होती थी उनकी अपने इलाके से, हालांकि ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था। तो बड़ा उनके साथ उनके अंदर भी बड़ा डिस्कंटेंट था, बहुत बड़ा डिस्कंटेंट था, बहुत बड़ा असंतोष था। जैसे मैंने किसानों के बारे में बताया आपको, किसानों के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत बड़ा डिस्कंटेंट था, ठीक उसी तरह का डिस्कंटेंट जो था वो किसानों के बच्चों के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी की फौज में थे उनके अंदर भी था। तो इससे सारे डिस्कंटेंट मिल गए। सामंतों के अंदर भी बड़ा डिस्कंटेंट था, जैसे मैंने बताया नाना साहब पेशवा बेदखल हो गए थे, रानी लक्ष्मीबाई बेदखल हो गई, बहादुर शाह जफर बेदखल हो गए अपनी सत्ता से। वो सारे के सारे मिल गए, एक जगह इकट्ठे हो गए सब लोग। लेकिन इसमें नाम भले ही आपको बड़े बड़े नजर आते हैं, तात्या टोपे सबसे बड़े हीरो हैं, फाइटर हीरो, सबसे बड़े जर्नैल हैं। हिंदुस्तानी सैनिकों के सबसे बड़े जर्नैल बने तात्या टोपे, सबसे लंबी लड़ाई लड़े, गुरिल्ला लड़ाई, 2 वर्ष तक छगाया कंपनी की फौज को मध्य प्रदेश के जंगलों में। नाना साहब पेशवा का मैंने नाम लिया, अजीमुल्ला का नाम लिया, बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए। लेकिन असली नाम वो हैं जो बेनाम हैं, जिनके हम नाम भी नहीं जानते उन लाखों लोगों के, वो हैं असली हीरो इस वॉर के। ये जो इंडिपेंडेंस वॉर, जिसको हमने कहा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, इसमें सबसे बड़े नायक हैं हमारे वो बेनाम लोग, जिनको हम कहते हैं दे आर द रियल हीरोज ऑफ दैट वॉर। तो इसलिए छोटी सी कहानी मैंने आपको अभी बयान की, जिसमें बहुत सारी बातें मैंने बताने का प्रयास किया अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को। राजस्थान में आप ये देखिए कई रियासतें हैं जिनमें कई कैंटोनमेंट हैं, जयपुर कैंटोनमेंट है, अजमेर कैंटोनमेंट है, कई सारे कैंटोनमेंट हैं, वो सब बागी हो जाते हैं। यूपी के सब कैंटोनमेंट बागी हो जाते हैं। इस तरह से ये कैंटोनमेंट से बगावतें शुरू होती हैं और फैल जाती हैं किसानों के अंदर। गांव गांव में ये युद्ध होता है, गांव गांव में दमन भी होता है इसका। इसलिए ये जो स्वातंत्र समर है हमारा, जो पहला स्वतंत्र समर है, वो दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उसको बुरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। लेकिन वो बड़ी 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 ज़बरदस्त रोशनी दे गया हिंदुस्तान को, एक ज्वाला दे गया। 1857 बाद में एक नेशनल यूनिटी का कारण भी बना। हालांकि ये 1857 की पृष्ठभूमि में रेनेसां भी है, जो जागरण भारत में हुआ है ना, पुनर्जागरण, उसके अंदर स्वामी दयानंद का नाम बड़ा प्रमुख है, राजा राम मोहन राय हैं। स्वामी दयानंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो ऐसे सन्यासी थे जो इस 1857 के संघर्ष की और स्वतंत्रता समर के अंदर सीधे शरीक हैं। एक सन्यासी का बार बार ब्रिटिश हिस्टोरियन जिक्र करते हैं, वो व्यक्ति मेरठ कैंटोनमेंट में घूम रहा है निरंतर कैंट के अंदर, वो और कोई नहीं। वो 3-4 वर्ष का उनका जीवन मिलता भी नहीं है। वस्तुतः वो जीवन स्वामी दयानंद ने इसी स्वतंत्रता संग्राम को शुरू करने के लिए दिया है। वो तमाम सामंतों से भी बात कर रहे हैं, गुप्त मंत्रणाएं कर रहे हैं, वो कैंटोनमेंट में भी घूम रहे हैं। हालांकि ये वो पुष्ट तथ्य नहीं है, अभी तक इतिहासकार इसको पुष्ट रूप से नहीं स्वीकार करते कि दयानंद, स्वामी दयानंद की जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी संत हैं, उनकी कोई भूमिका सीधी है। लेकिन ये बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि वो व्यक्ति और कोई नहीं है, स्वामी दयानंद है। जो रैनी साहब पुनर्जागरण आप कहते हैं ना बंगाल में हुआ,
ब्रह्म समाज के रूप में जिन्होंने जागृति पैदा की, विदों की ओर चलो, सारे के सारे कुरीतियों से लड़ो, उसने भी एक बहुत बड़ा जागरण पैदा किया किसानों के अंदर, और किसानों में एक जागरूकता आई। तो मानसिक कारण जिसे आप नैतिक कारण भी कहते हैं और भौतिक कारण दोनों हैं इसकी पृष्ठभूमि में। जहां लोग भूखे मर रहे हैं एक तरफ, वहां लोग चेतना से भी जाग रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। एक जन चेतना का प्रभाव हो रहा है निरंतर भारतीय समाज में। तो इसलिए बहुत बड़ी जो इसकी जो देन है वो यही है कि इसने बाद के जो स्वतंत्रता संग्राम है उनको आज भी आई रोशनी दे रहा है। आज के हिंदुस्तान को भी ये पैगाम दे रहा है कि अगर हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहे होते, आज़ादी के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा ना हुआ होता और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार होती और अंग्रेज़ों को फिर मौका ना मिला होता डिवाइड एंड रूल का, तो आज नक्शा कुछ दूसरा ही होता इंडियन कॉन्टिनेंट का। हम तो आपस में उलझे हुए हैं आज भी। ब्रिटिश साजिशें आखिरकार सफल हुई और उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान एक रहेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने फूट डालो राज करो का पूरी रणनीति अपनाई। मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और जिन्ना जैसा व्यक्ति जन्म लिया उसी राजनीति से जो बंटवारे का बहुत बड़ा कारण बना। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हिंदुस्तान के लिए। 1857 रेलिवेंट है, वो सिर्फ हमारा पास्ट नहीं है, हमारा फ्यूचर भी है। अगर हम 1857 की स्पिरिट पे चलेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर यूनाइट होगा, ये हिंदू मुस्लिम झगड़े समाप्त हो जाएंगे, हम फिर हिंदुस्तानी बन जाएंगे। धर्म से ऊपर देश है, ये पैगाम था 1857 का। धर्म से ऊपर मुल्क है, धर्म बाद में है, जात बाद में है, कौन नहीं लड़ा, सब जाते मिलकर लड़ी। तो ये जो जबरदस्त पैगाम है, इसको हमें हमारे बच्चों को जो हिंदुस्तान की सत्ता भी संभालेंगे, जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े प्रशासक बनकर उभरेंगे, बहुत बड़े मिलिट्री जनरल्स भी बनेंगे एक दिन, उनको ये सीखना चाहिए कि हिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एक इम्तहान पास कर लेते हैं, उसके बाद इसलिए कि वो हमारी रगों में उतरने चाहिए। उसके सारे जो हमने भूलें की हैं, जो गलतियां की हैं, उनको न दोहराए जाएं। और जो इंस्पिरेशंस हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं जैसी वो हिस्ट्री में होती हैं, उनको थोड़ा बहुत अनुसरण कर सकें, उनकी वीरता का, उनके विचारों का, उनके विजन का। कितना बड़ा विजन है नाना साहब पेशवा का। आप देखिए कि अजीमुल्लाह पूरी दुनिया में घूमता है, उनका प्रतिनिधि बनकर रूस जाता है, फ्रांस जाता है, सारी दुनिया में मदद के लिए कोशिश करता है किस तरह से हम ये लड़ाई लड़ें। बड़ा लंबा इतिहास है उसका, फिर कभी उसको अलग से अजीमुल्लाह पर बात करेंगे। अजीमुल्लाह खान एक इतनी बड़ी शख्सियत है कि उन पर एक अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है। इसमें हर हीरो इस तरह का है जिस पर एक अलग से एक जो है अलग से एक कथानक, एक दास्तान बच्चों को सुनाई जा सकती है। लेकिन इस समय तो हम समग्र रूप से 1857 की चर्चा कर रहे हैं, समग्र तौर पर कारणों की भी, परिणामों की भी और पर्सनैलिटीज की भी, और असली महानायक किसानों की भी। इस संग्राम के जो महानायक किसान है ना, जिन्हें आज भी जो है आज के दौर में भी हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी उनको आज भी न्याय नहीं मिल पाया। यह भी एक सबक है कि जो सबसे बड़े नायक हैं आज भी वो सबसे ज़्यादा पतित, सबसे ज़्यादा दुखी शख्सियत अगर कोई भारत में है तो किसान है। अभी लंबी लड़ाई लड़े हैं वो, अभी आपने देखी थोड़ी बहुत विजय भी उन्हें मिली है, लेकिन सबसे दरिद्र लोग सबसे ज़्यादा बहादुर हुए। सबसे बहादुर कितने दरिद्र हो गए थे, कितने अंग्रेजी कंपनी के नीतियों के कारण कितने अकाल पड़े बंगाल में, लाखों लोग मरे, दर दर भटके किसान। तो ये सब जो पैगाम आप ये समझें, ये जो हमें दे रहा है। इसके बाद देखिए उससे पहले सन्यासी रिबेल भी होता है, इस पर आनंद मठ लिखी जाती है। ये पुराना बैकग्राउंड भी है इसके पीछे बहुत सारा जन चेतना का। एकदम विस्फोट नहीं होता, शनै 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 जागता है, जागरण होता है शनै शनै, डे बाय डे, वर्ड बाय वर्ड एक जागरण जन्म लेता है भारत में, जिसकी परिणति मिलती है हमने 1857 में। और हार के कारण भी बड़े स्पष्ट हैं। हारे क्यों हम ये लड़ाई, इस पर भी तो विचार किया जाना चाहिए ना। क्यों हारे हम, मिलकर लड़े फिर भी हारे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर फिर कभी अलग से हम बात करेंगे, क्योंकि ये हार के कारणों पर भी विचार होना चाहिए। जहां हमने इतना लंबी लड़ाई लड़ी कि दिल्ली जीत ली, कानपुर जीत लिया,
लखनऊ जीत लिया, हैदराबाद जीत लिया, पेशावर जीत लिया था, सब जीत लिया था, भागने को तैयार थे। फिर दोबारा अंग्रेज फौज ने पलटा मारा और अपनी कूटनीति से, रणनीति से, उनके पास बेहतर हथियार थे, उनके पास बेहतर डिसिप्लिन था। हमारे अंदर भी हमारे जो विद्रोही थे, हमारे जो रिवोल्यूशनरी थे, उनमें कोऑर्डिनेशन का भारी अभाव था। कि लीडरशिप तो शानदार मिली, तात्या टोपे जैसा लीडर मिला, नाना साहब पेशवा जैसा लीडर मिला, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर मिले, लेकिन बहुत से लीडर्स में जो मिलिट्री कमांडर्स थे हमारे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कम था। और ये लड़ाई पहले शुरू हो गई, इसको 31 मई को शुरू होना था, ये विस्फोट भावना में आकर पहले शुरू हो गया। मैंने बताया बहरामपुर में शुरू हो गया था फरवरी में ही, इसके बाद मार्च में फिर एक हुआ एक जगह विस्फोट, फिर मेरठ में हो गया 10 मई को। जबकि जो डिजाइन था, जो प्लान किया गया था, जिसमें मैंने अभी बताया कि स्वामी दयानंद की भी एक बड़ी खास भूमिका रही है। हमारे हमारे हमारा हमारा नजरिया यही है, ब्रिटिश इतिहासकारों का नजरिया कुछ भी हो सकता है। वो बड़ा प्लानिंग से उसको किया गया है, लेकिन वो प्लानिंग जल्दी जल्दी विस्फोटित हो गई, और जो तैयारी से एक साथ सब कैंटोनमेंट्स में होना था, वो मेरठ कैंटोनमेंट में हो गया। तो हार के कारणों में एक बड़ा कारण ये भी है कि वक्त से पहले चिंगारी फूट गई, जो ज्वाला बन गई, और फिर उस ज्वालाओं को अलग अलग दबाना आसान हो गया अंग्रेजों के लिए। कंपनी की फौज जो थी वो ज़्यादा डिसिप्लिन थी, और उसके लिए अलग अलग दबाना आसान हो गया। अगर एक साथ कैंटोनमेंट में बगावत होती एक साथ, तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा हमारी किस्मत में नहीं था। हमें तो 90 साल बाद भी खंडित आज़ादी मिलनी थी। अंग्रेजों की चाल सफल हुई अंततः। जिस यूनिटी से अंग्रेज घबरा गए थे, उस यूनिटी को उन्होंने तोड़ दिया। वो फिर ना टूटे। भारत में भी कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उससे। अब भी आज भी आज़ादी खतरे में है। ये मत समझिए आज़ादी मिल गई तो फिर आज़ादी खतरे में नहीं। आज़ादी आज भी खतरे में। हम आपस में लड़ेंगे जातों पर, पातों पर, बिरादरियों में, धर्मों में, तो फिर हमारा बुरा वक्त आएगा। पहले भी हमने बहुत बुरा वक्त देखा है। तो ये हमें दोबारा बुरा वक्त न देखना पड़े, और हम लोग हजरत महल से कुछ सबक सीख सकें, अवंतीबाई लोधा से कुछ हमारी महिलाएं सबक सीख सकें। कितनी वीरांगनाएं थी। ये मंडला में लड़ाई लड़ी अवंतीबाई लोधा ने, बहुत बड़ी फाइटर। अजीजन बाई, जो लड़ी हजरत महल के साथ। जबरदस्त दास्तान है युद्ध की, जबरदस्त। थोड़ी थोड़े सैनिकों ने हजारों ब्रिटिश सैनिकों को हराया है, लेकिन आखिरकार पराजय का हमें मुंह देखना पड़ा। और अब आप कुछ भी कहें, इतिहासकार कुछ भी लिखें, लेकिन ये बड़ी भावनात्मक लड़ाई थी। 1857 की सच है, बात पुरानी है, और अपने रक्त से भारत वालों फिर एक कथा रचानी है। बहुत बड़ा गीत लिखा लक्ष्मीबाई पर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत लंबा गीत लिखा गया इस पर, बहुत सुंदर गीत लिखा गया। हमारे बच्चों को शायद कुछ को जरूर याद होगा गीत, ये पूरा गीत मुझे भी याद है, लेकिन ये वीडियो की एक सरहद है, एक सीमा है कि इसके अंदर ही इसको समाप्त करना है मुझे। हालांकि ये बड़ा बड़ा बन गया है, डबल वीडियो हो गया है। मैं इसको सोचता था ये ख़त्म हो जाएगा 20-25 मिनट या 30 मिनट में, लेकिन ये लगता है कि 40 मिनट का वीडियो बन गया है लगभग जो है। लेकिन कोई बात नहीं, इस कथा को तो कई दिनों तक सुनाया जा सकता है। एक एक हीरो पर कई कई दिन बात की जा सकती है। एक एक बैटल का कई कई घंटों तक जिक्र किया जा सकता है। इतना विशद संग्राम है अगर आप इसको बहुत तफसील से पढ़ें। लेकिन ये वीडियो सिर्फ कम्पिटिटिव दृष्टि से के बच्चों के लिए बनाया गया है, और बहुत ही इसकी एक तरह से आउटलाइन हमने पेश की है। आउटलाइन समझिए बस आप इसे। 1857 की रूपरेखा, यही नाम दीजिए इस समर की। और हर जगह कई जगह कहीं मोहम्मद बेग इसका की कयादत कर रहे हैं, कहीं कहीं जो है तात्या टोपे कर रहे हैं, कहीं बख्त खान कर रहे हैं, मतलब हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं एक साथ मिलकर। यह सबसे बड़ी खूबी है इसकी। हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं एक साथ, गुजर भी लड़ रहे हैं, जाट भी लड़ रहे हैं, सिख भी लड़ रहे हैं। हर एक सिख कम संख्या में लड़े,
सिख अगर अधिक संख्या में लड़ते, क्योंकि वो दो बड़ी लड़ाई उससे पहले हार चुके थे 1840 और 45 के बीच में, उनका मॉरल टूटा हुआ था सिखों का उस वक्त। तो सिखों ने कम हिस्सेदारी ली की, उधर गद्दारों की भी कोई कमी नहीं थी, सिंधिया ने गद्दारी की, ग्वालियर का महाराजा सिंधिया उस वक्त अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा। हमारे अपने लोग भी सब लोग बगावत नहीं करे, बहुत से सामंत उनके साथ दिए, उनकी फौजों ने उनका साथ दिया। हालांकि कैंटोनमेंट में घुस गया था तात्या टोपे, लेकिन पूरी फौज उसके साथ नहीं गई सिंधिया की। तो ये हार के बहुत सारे कारण हैं, इसका भी विशद वर्णन बाद में हम करेंगे कभी हार के कारणों का, लेकिन अभी तो हमने एक छोटा सा एक झलक आपको 1857 की दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी, नौजवान विद्यार्थी, परीक्षा की तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे नौजवान विद्यार्थी ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे, और फिर इसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे, इसके कारणों को भी और इसके इम्पैक्ट्स को भी बाद में। दोनों बातें हैं, जो एक्टिविटी है वो तो अपनी जगह संग्राम की, लेकिन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।